सीएम केजरीवाल ने पर्यावरण दिवस पर किया स्वीकार, आनंद विहार बना हुआ है प्रदूषण का हॉटस्पॉट। प्रदूषण के कारण दूर करने पर नहीं हो रहा कोई ठोस काम। जगतपुरी मदरसे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में सब सामान खाक। 2 सिलेंडरों में हुए ब्लास्ट से 2 फायर कर्मी घायल। करीब 100 बच्चियां और टीचर्स थी मदरसे में मौजूद, सभी सुरक्षित। गाजीपुर कूड़े के पहाड़ को कम करने के दावे झूठे। कूड़े को कम करने की जगह साइड में फैलाया गया। अब भी यहीं डंप किया जा रहा है कूड़ा। लोगों में पहाड़ के फिर से ढहने के हादसे का डर। गर्मी के साथ बढ़े रोड रेज के मामले। मानसरोवर पार्क और विवेक विहार में हुई मारपीट। दोनों मामलों में पुलिस ने संबंधित थानों में मामला किया दर्ज। गन पॉइंट पर लूट के 2 मामले सुलझे। खूंखार लुटेरे को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद। अपराध में इस्तेमाल एक चोरी की स्कूटी की जब्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर माना है कि आनंद विहार दिल्ली के हॉटस्पॉट में शामिल है। आनंद विहार उन जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। हालांकि केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि सरकार ने अब ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे पता चलता है कि रियल टाइम प्रदूषण क्यों है, सर्दियों में प्रदूषण क्यों बढ़ता है और गर्मियों में क्यों बढ़ता है। सरकार उसके हिसाब से ही एक्टिविटी करती है, लेकिन आनंद विहार के बारे में उन्होंने माना कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि पूरी दिल्ली में ही प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन आनंद विहार में प्रदूषण कम करने के सरकार के कदमों पर लोगों को शक है। दरअसल आनंद विहार में प्रदूषण इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ सड़कों पर अवैध कब्जे हैं। पटरी पर सामान बेचने वालों का कब्जा है और इस कारण वहाँ भीड़ भाड़ रहती है। इसी वजह से जाम लगता है और वाहनों का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस कभी कभी अभियान चलाते हैं, लेकिन 2-4 दिन में पुरानी स्थिति हो जाती है और फिर से प्रदूषण बढ़ जाता है। यहाँ आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन होने के कारण भी काफ़ी भीड़ रहती है। इसके अलावा यूपी की साइड में बस अड्डा पूरी तरह कच्चा है, जिससे सारा दिन धूल उड़ती रहती है। दिल्ली और यूपी सरकार में बसों को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है। हालांकि सभी कारण ऐसे हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है, मगर सरकारों की तरफ से कोई प्रयास न होने के कारण आनंद विहार हॉटस्पॉट बना हुआ है। दूसरी तरफ पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र के वेलकम इलाके में अटल झील और वेलकम झील में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में इजराइल पर्यावरण विशेषज्ञ दालियो सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के इहबास हॉस्पिटल में DLSA ने पर्यावरण दिवस मनाया और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर तीनों जिलों के DLSA सेक्रेटरी, वरिष्ठ अधिकारी, इहबास अस्पताल के निदेशक संघ मौजूद रहे। में पोल्यूशन का कारण बिल्कुल अलग है। गर्मियों में पोल्यूशन होता है डस्ट की वजह से। ये जो कूड़े के पहाड़ है, इनमें जो आग लग रही है, इसका धुआं होता है, उस वजह से ये जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों में ज्यादा गर्मी होती है, अपने आप आग लग जाती है इस वजह से। तो जब हमें पता चल रहा है कि किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उन चीजों को स्पेसिफिकली टारगेट करके हम पोल्यूशन कम कर पा रहे हैं। इससे बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को। इसके अलावा हॉटस्पॉट वो होते हैं पूरे दिल्ली के अंदर, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। ऐसे 13 इलाकों की लिस्ट बनाई गई है, 13। वहां पोल्यूशन, जैसे आनंद विहार उनमें से एक है, वहां पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो वहां फिर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया और फोकस करके वहां पोल्यूशन करने वाली जो कारण है उनको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जितना आवश्यक कदम है, प्लास्टिक फैले नहीं, प्लास्टिक को लोग खतरा मान करके इससे दूरी बनाएं, और अगर दैनिक कार्य में कहीं प्लास्टिक का यूज हो भी गया तो उस प्लास्टिक को जब हम फेंकते हैं तो वो कूड़े में न फेंक करके ऐसी जगह दीजिए जहां उस प्लास्टिक को हम रीयूज कर सके। रीयूज करके हम टाइल्स बना रहे हैं, रीयूज करके हम उससे बेंच बना रहे हैं, रीयूज करके हम उससे जो डस्टबिन बना रहे हैं, रीयूज करके बहुत सारी ऐसी चीज
जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत है। ऐसे में अगर आपके घर से भी कहीं प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो उसका पैसा दे रहे हैं हम सब। हमारा देश अभी ये सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयां हैं हमें आज ये इस सेक्टर में, वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पीपल बिहेवियर, अवेयरनेस, एवरीथिंग। सो गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो डिफरेंट DLSS हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा ने एक प्रोग्राम किया था इभास के साथ मिलकर एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए। आज का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि लोग समझें कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना आज की दिन कितना ज़रूरी है एंड इम्पोर्टेंस। जो आई थिंक हमारा सबसे ज़्यादा उद्देश्य था वो ये था कि ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है वो आज 5 जून के दिन ही ना हो, वो पूरे हम साल ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम एक दिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे और कल फिर से हम वही प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लास्टिक का यूज़ तो कम करना है क्योंकि उसके जितने हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो अब नज़र आने लगे हैं। ठीक है, नालों में फंस रहे हैं, जो जानवर रास्ते पे जैसे गाय वगैरह उनके गले में फंस जाते हैं। और इनफैक्ट एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड में पहली बार प्लास्टिक यूज़ हुआ था वो आज तक धरती पर है। तो इसका एंड नहीं है अगर हम अभी से जागरूक नहीं होंगे। इसका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट अभी से दिखने लगा है। गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही है, बारिश कभी भी हो जा रही है। आज हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने ग्लास बॉटल्स यूज़ किया, हमने प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ नहीं किया। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें खुद लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि हमने जो ये कार्यक्रम करा है ये एक बहुत ही छोटा स्टेप है जो हमने लिया है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण प्रेजर्वेशन में। आज हमने ये 150 प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, सैपलिंग्स लगाए हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे भी ये चलता रहे। और यहाँ का कैंपस जैसे कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, तो इट वाज इजी फॉर अस कि हम यहाँ पे आके करें। इन्होंने इभास की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। दिल्ली के जगतपुरी के न्यू ब्रिजपुरी इलाके में रविवार 4 जून को एक मदरसे में आग लग गई। जिस समय मदरसे में आग लगी उस वक्त मदरसे के अंदर लगभग 100 बच्चियाँ थीं, जिनको मदरसे से स्टाफ और आस पड़ोस के लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग का कहना है कि आग की शुरुआत बिजली मीटर से हुई थी। आग की वजह से अंदर जो सामान था वह पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। इस दौरान मदरसे की रसोई में रखे गए सिलेंडरों में भी आग लग गई। 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट भी हुआ, जिसकी वजह से 2 फायरमैन घायल हो गए और इस वजह से आस पड़ोस के मकान भी हिल गए। फायर विभाग के अनुसार इस मामले की सूचना शाम करीब 5:40 पर मिली, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। तंग गलियों की वजह से फायर की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियों को भेजा गया। लगभग 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मदरसे के सामने के एक घर में नारियल बेचने वाले कुछ लड़के रहते हैं। जैसे ही मदरसे में आग लगने की उन लड़कों को जानकारी हुई तो सभी लड़के मदद के लिए घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। इन लोगों ने मदरसे के स्टाफ के साथ मिलकर लगभग 100 बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। लड़कों का कहना है कि आग बिजली के मीटर से शुरू हुई थी और बढ़ती ही जा रही थी। हम लोग पहले छत की तरफ गए, तार का कनेक्शन काटा और फिर बच्चियों को छत के रास्ते सकुशल बाहर निकाला। इनके अलावा गली के ही कुछ लोगों ने बताया कि आग दोपहर बाद लगभग 4 से 4:30 के बाद लगी थी। आस पड़ोस के लोगों ने अंदर फंसी बच्चियों को बाहर निकालने में काफ़ी मदद की। आसपास के लोगों का कहना है कि इस मदरसे में सिर्फ बच्चियां ही पढ़ती थीं, जिनमें से कुछ बच्चियां यहां रहती हैं और कुछ आसपास की रहने वाली हैं। जिस समय मदरसे में आग लगी उस समय बच्चियां अंदर ही थीं, जिनको लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये 4 बजे के करीब आग लगी है। इसमें सर कम से कम 300 के आसपास लोग थे, बच्चियाँ, लड़कियाँ। सर इसमें सारे बच्चे निकल चुके हैं, एक आध बच्चे की अब अंदर रहने की उम्मीद लग रही है मुझे। 2 सिलेंडर इसमें ऑलरेडी फट चुके हैं, एक पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं और काफ़ी लोगों को चोट हल्की फुल्की लगी हैं। और इस मदरसे के सर इतने बच्चों की उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे ये अलीगली चल रहा है। ये 5:41 की कॉल है। ये आपके सामने दिख रहा है कि ये रेजिडेंशियल इलाका है। इसमें मदरसा का हॉस्टल था, उसमें आग थी। सर कितने बच्चे थे, कितने रेस्क्यू किया, क्या कोई जानवर का नुकसान हुआ इसमें? नहीं, इसमें आपको पता है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये और यहाँ गाड़ी आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारी गाड़ी जो खड़ी थी, रोड पे खड़ी थी, वहाँ हमें पाइप बिछाने में बड़ी दिक्कत हुई है। फिर भी हमने रोड पे ही गाड़ी खड़ के, क्योंकि एक्सेस नहीं था, यहाँ अप्रोच नहीं थी, गाड़ी आ नहीं सकती थी। आप खुद देख रहे हैं कि गलियाँ कितनी संकरी हैं। रोड पे गाड़ी खड़ी करके हमने पाइप लगा के आग बुझाया है और आग बुझाते समय ही इसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ LPG के।
क्योंकि इसके अंदर हॉस्टल भी है। गाजीपुर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के दावे झूठे साबित हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि कूड़े के पहाड़ को कम नहीं किया गया है, बल्कि उसे साइड में फैला दिया गया है। सरकार का कहना है कि कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसे कम किया ही नहीं गया। लोगों का कहना है कि हमें अभी भी डर है कि जैसे पहले ये कूड़े का पहाड़ एक बार नीचे ढह गया था और उससे काफ़ी नुकसान हुआ था, उसी तरह की घटना दोबारा से न हो जाए। इसे लेकर लोगों के दिल में अभी भी डर है, क्योंकि अभी भी इसी में निरंतर कूड़ा डाला जा रहा है। लोग चाहते हैं कि इसे पूरी तरह खत्म किया जाए। लोगों का कहना है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भी इसे खत्म करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया, जबकि यह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये कूड़े का ढेर जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये अभी फ्रेश, आप चलिए मेरे साथ, मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। जो नाला है वो कवर हो गया है कूड़े से, और कवर होने के बाद में फ्लो कर रहा है, और फ्लो करने के बाद में जब सफाई की है तो वो पूरा रोड कवर कर दिया है कूड़े ने। नहीं, कोई कम नहीं हुआ, सिर्फ 1% अगर आप कह सकते हैं तो साइड में जो मशीनें लगाई हैं वो मशीनों ने थोड़ा उसको कम किया है। कोई कूड़े का पहाड़ पहले से कुछ कम नहीं हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि स्पून साइड ला के डालते हैं, सिर्फ इसको जो है स्लाइड कर रहा है, नीचे फ्लो कर देते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और उससे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हम लोगों को कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, सराउंडिंग द एरिया, और किस तरीके की परेशानी हो रही है, इसका अंदाज़ा शायद हमारे कोई भी अधिकारी या नेतागण नहीं लगा। जो कम होने की बात तो अपनी जगह है, यहाँ की अभी लोडिंग ऑफ लोडिंग ही नहीं ख़त्म हो रही कि यहाँ पर अभी भी जो है दिल्ली से आसपास से जो है चारों तरफ से कूड़ा आके डाला जा रहा है, और इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं। इनका बराबर ये क्लेम करते हैं कि भाई हम इसको कम कर रहे हैं। सिर्फ इसमें इतना ज़रूर हुआ है कि जो फिश मार्केट वाली साइड है उन्होंने इसको जो है कैपिंग कर दी है गिरास से, या उससे थोड़ा सा उसको ब्यूटिफिकेशन कर दिया रोड साइड से। लेकिन अगर आप हमारी साइड से देखेंगे तो अभी हमें कहीं से कहीं तक वो नज़र नहीं आ रहा। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के तहत विवेक विहार और मानसरोवर पार्क इलाके में रोड रेज के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला विवेक विहार का है। यहाँ की लाल बत्ती पर बाइक आगे नहीं बढ़ने को लेकर झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और बात मारपीट तक पहुँच गई। दूसरा मामला मानसरोवर पार्क इलाके का है, जहाँ पीड़ित नीरज कुमार बबलू अपने घर से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे। पीछे से आई तेज रफ्तार स्कूटी ने गाड़ी में टक्कर मार दी। इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हुई और बहस हाथापाई में बदल गई। इन दोनों मामलों में संबंधित थानों में केस दर्ज कर लिया गया है। बंदूक की नोक पर 2 डकैतियों में शामिल एक खूंखार लुटेरा गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और अपराध में इस्तेमाल चोरी की एक स्कूटी बरामद की है। आरोपी 35 साल का सन्नी उर्फ राहुल जेजे कॉलोनी शकरपुर दिल्ली का रहने वाला है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल 2023 को थाना गोकुलपुरी में बंदूक की नोक पर डकैती की घटना की सूचना मिली, जिसमें शिकायतकर्ता शिव प्रकाश सिसोदिया निवासी गली नंबर 13 डी ब्लॉक मुकुंद विहार दिल्ली ने बताया कि वह एक कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम करता है और करीब 1 लाख रुपए की नकदी एकत्रित की। चांदनी चौक क्षेत्र से 3 लाख वह लोनी इलाके की ओर जा रहा था और गोकुलपुरी फ्लाईओवर पार करते समय स्कूटी पर सवार 2 लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया, जिसमें से एक हमलावर ने उसका बैग लूट लिया, जिसमें करीब 3 लाख रुपए नकद थे। जब उसने इसका विरोध किया तो हमलावर ने पिस्टल तान दी और तमंचा लहराते हुए भाग गया। इस मामले में थाना गोकुलपुरी के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी। आरोपी पर कई मामलों में केस दर्ज हैं। पुलिस टीम ने वजीराबाद रोड के साथ साथ चांदनी चौक इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन्हें ढूंढने में सफलता हासिल की। गोकुलपुरी इलाके से अपराध में इस्तेमाल स्कूटी के साथ संदिग्ध को पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके कब्जे से एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जिस स्कूटी पर वह सवार था और अपराध के काम में इस्तेमाल कर रहा था, वह थाना रानीबाग दिल्ली इलाके से चोरी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के साथ जागृति एनक्लेव स्थित सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को रखा। साथ ही अपने 4 साल के कामों का लेखा जोखा भी पेश किया। इस दौरान विजय रूपाणी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। सन 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, देश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मोदी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटाई गई। यूपीए सरकार के वक्त देश में निराशा और हताशा थी। यूपीए सरकार को पैरालिसिस सरकार कहा जाता था।
इस दौरान बीजेपी दिल्ली प्रदेश सह प्रभारी अलका गुर्जर, महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष लता गुप्ता और मयूर विहार जिला बीजेपी विनोद बछैती मौजूद रहे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जब मैं अपने कैंपेन में, उस टाइम पे तो मैं सांसद बना भी नहीं था, जब हमने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था वो गाजीपुर लैंडफिल का उठाया था, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे भी वहाँ पर रहते, परिवार भी वहाँ पर रहते हैं, जो रोज़ उस पहाड़ की वजह से भुगतते थे। आज आप खुद अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पहाड़ नीचे आया। वो मैंने पहले भी बोला था, मैं सांसद रहूँ ना रहूँ, बनूँ ना बनूँ, वो मुद्दा उठाता रहूँगा, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी का सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर गए थे, 8 साल बाद गए थे, वो एमसीडी के इलेक्शन से पहले वो खुद वो वोट हार गए। तो ये दर्शाता है कि दिल्ली की जनता या फिर वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि वो मुद्दा किसने उठाया। दूसरा, हमने जन रसोइयाँ खोली, 5000 लोगों को रोज़ 1 रुपये में खाना खिलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जन रसोई नहीं है, हमने पूरे घर को कन्वर्ट किया जन रसोई में। हमने लाइब्रेरी खोली, उसमें भी राजनीति की गई। हम शायद उस लाइब्रेरी को और बेहतर बनाना चाहते थे, वो भी हमने पूरे घर को कन्वर्ट किया। वहाँ पर हम कैफेटेरिया बनाना चाहते थे, वहाँ पर हम एयर कंडीशनर्स लगाना चाहते थे, वाईफाई, प्रोजेक्टर्स, जिससे बच्चे वहाँ पर आके फ्री में पढ़ सकें। 20,000 बुक्स की वहाँ पर कैपेसिटी थी, लेकिन कितना लंबा समय लग गया वहाँ पर कि वो लाइब्रेरी नहीं खोल पाया। फिर हमारे को उसको हैंड ओवर करनी पड़ी एमसीडी को, और वो एमसीडी चला रही है। तो हम ऐसे और लाइब्रेरी जैसी और जन रसोईज खोलना चाहते थे, लेकिन कई लोगों ने ये आरोप लगाए कि हम वो जो कूड़ा घर है वो अपना नाम करने की कोशिश करें। 2014 से पहले 10 साल देश में बड़ी निराशा, हताशा, सरकार पैरालिसिस गवर्नमेंट लोग बोलते थे उनको, और पूरी समस्या, जितनी समस्याएं थी ये हमने देखा है और लोग निराश थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर संभाली, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में हुए, बाद में काफी परिवर्तन और एक डिसिसिव गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं। पिछले 9 साल में हर 2, 3, 4 महीने में एक स्कैंडल कांग्रेस की सरकार में निकलता था, घोटाला निकलता था, 2G स्कैम से लेकर बहुत सारे घोटाले हमने देखे। पिछले 9 साल में मोदी सरकार में एक भी घोटाला कहीं से भी सुनाई नहीं। महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान के डायग्नोस्टिक सेंटर ने 13 मई को सफलतापूर्वक 10 साल पूरे किए। इस उपलक्ष्य में संस्था से जुड़े लोगों ने दिल्ली के झिलमिल इलाके में एक सेलिब्रेशन किया। अग्रसेन सेवा संस्थान के महासचिव अनिल मित्तल ने बताया कि संस्था दिल्ली के सूर्यनगर में मैटरनिटी होम और डायलिसिस सेंटर शुरू करने जा रही है, जिससे मरीजों को बेहद कम दामों पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इस कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान मेडिकल लाइन में लगातार अच्छा काम कर रही है। पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत है, उसी के कारण उसके बगल वाला प्लॉट और ले लिया। अब वहाँ पर हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलिसिस सेंटर और मैटरनिटी होम बनने जा रहा, कंस्ट्रक्शन वहाँ चालू है। अब यहाँ हमारा लगभग 150 से 200 पेशेंट डेली आते हैं। हर प्रकार की सुविधा वहाँ हो गई है। ओपीडी की सुविधा, एमडी डॉक्टर्स कुल 200 रुपये में वहाँ सुविधा उपलब्ध है। देखिए, शुरू में हमको दिक्कत आई थी ड्यू टू सम डॉक्टर्स, हमारी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, डॉक्टरों ने रिपोर्ट स्वीकार किया। कुछ डॉक्टर्स को मशीनें भी देखने आए, पब्लिक का भी विश्वास बढ़ा और धीरे धीरे हमारा आउटफॉल बढ़ा। और आज उसी से प्रेरित होकर लोगों की मांग पर हमारे ट्रस्टियों ने मिल कर के एक और प्लॉट खरीदा 384 गज का, उसी के बगल वाला, उसमें कंस्ट्रक्शन चालू है। कि 13 मई 2013 को इस संस्थान का पूज्य विजय कौशल जी महाराज द्वारा इसकी नींव रखी गई थी डायग्नोस्टिक सेंटर की। तो इस साल हमारे 10 साल पूरे हुए हैं, उसी हम लोग उसका प्रोग्राम आज जश्न बना रहे हैं। तो इस संस्थान ने जो 25 ट्रस्टियों से शुरुआत करी थी, आज 180 ट्रस्टी संस्थान से जुड़ चुके हैं। और ये सिर्फ हमने डायग्नोस्टिक सेंटर पैथ लैब से स्टार्टिंग करी थी उसकी। आज संस्थान पूरी तरह से कंप्लीट एक सॉल्यूशन बन चुका है हमारे हर मरीज के लिए। वहाँ पे एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईको, टीएमटी और पैथ लैब, एक्सरे, सब भी मतलब सब जो फैसिलिटी उपलब्ध हैं। और सबसे ज़्यादा हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ 16 एमडी डॉक्टर भी ओपीडी की सुविधा दे रहे हैं सिर्फ 200 रुपये के अंदर, और सभी अच्छे हॉस्पिटलों के एमडी डॉक्टर हैं।
तो मेरा मानना ये था कि अगर हम लोग सिर्फ ब्लड टेस्टिंग वगैरह तो सस्ते रेट में हम करा देते हैं, लेकिन डॉक्टरों की फीस भी आज के ज़माने में बहुत महंगी है। प्रीत विहार यूं तो पूर्वी दिल्ली के पॉश इलाकों में शुमार है, लेकिन अगर यहाँ की ज़मीनी सुविधाओं की बात की जाए तो हालात बेहद खराब हैं। दरअसल प्रीत विहार की डीडीए के महावीर पार्क में लगातार पिछले 1 साल से सांप निकलने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हाल ही में एक सांप यहां और देखा गया, जिसके बाद सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। जब हमने यहां के RWA से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार यहां के पार्क में सांप निकल रहे हैं, लेकिन डीडीए इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहां टहलने आने वाले लोगों और बच्चों को काफ़ी डर लगता है। शाम के समय या सुबह जल्दी पार्क में आना लोगों ने अब छोड़ दिया है। बहुत से लोग तो डर के मारे पार्क में आते ही नहीं हैं। 1 साल से मैं देख रही हूँ, ये 3-4 बार हमने देख लिया। एक बारी तो बहुत बड़ा कोबरा टाइप का था, जब हम लोग वॉक कर रहे थे तब निकला था। उसके बाद 2-3 हमने उसके बच्चे भी देखे हैं, 2-3। हाँ, देखो हमारे पास एक स्नेक कैचर की नंबर है, हमने उसको तो बुलाया था, उसने बहुत हेल्प करी हमारी। 1 घंटा 1.5 हमारे साथ ढूंढता रहा पर मिला नहीं। स्नेक कैचर कहता है कि जब दिखता है ना तभी बुला लिया करो आप हमें, तो बाय द टाइम हमें दिखता है वो जाकर छुप जाता है। और पिछले 1-1.5 साल से तो इस पार्क में जो है ना सांप का जमावड़ा हो रखा है यहाँ पे जो है ना, और कभी न कभी हर 2 महीने बाद कभी बच्चा दिखाई दे जाता है तो कभी बड़ा सांप दिखाई दे जाता है। तो कोई ध्यान है नहीं डीडीए का इस पार्क की तरफ। बस ये है कि मैंने देखा इस पार्क को, इसको छोटा तो करते जा रहे हैं कि कभी कुछ बना दिया, कभी किसी का ऑफिस बना दिया, ऐसे ये चल रहा है यहाँ। अभी 1 महीने पहले निकले, ऊपर पेड़ पे चढ़ता हुआ नज़र आया मैं, और एक दफ़े ये फुटपाथ पे जैसे हम ट्रक पे चलते हैं उस पे चलता हुआ नज़र आया अभी। तो इससे पहले 6 महीने पहले जो है ना बड़ा सांप दिखाई दिया उसमें जो है ना। तो लोग बहुत डरे हुए हैं, पार्क में आते ज़रूर हैं लेकिन बड़ा ध्यान से चलते हैं। रात को तो घूमना मुश्किल है पार्क में। जो 440 पे पार्क में आया तो जा रहा था तो एक बहुत लंबा कोबरा मेरे पैरों के पास आ गया और मैं बहुत घबरा गया। और मैंने फ़ौरन माली को बुलाया और माली बोलता है यहाँ और भी सांप हैं। तो मैंने कहा कहाँ है, तो वो बोलता है वो 4 खंबे लगे हुए हैं उधर बिजली के, उसके नीचे एक और बैठा है। तो मैंने कहा तुमने क्या किया इसका? कहता है जी कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं काफ़ी देर सांप को देखता रहा और वो फिर ये पटड़ी पार की उसने, जहाँ हम ट्रैक करते हैं ना, सैर करते हैं, वो पार करके उधर जो पत्तियों का झुंड बना हुआ है, एक घास फूस पड़ी है, इकट्ठा गड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, मलबा टाइप, उसमें घुस गया। तो मैंने ये ज़्यादा 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से। और उसके बाद मेरे पास एक मेरे मित्र ने वीडियो भेजी, वो सांप पेड़ पे चढ़ रहा था यहीं। सुबह शाम हम लोग वॉक तो यहाँ पे बहुत करते हैं। सांप की समस्या तो रेगुलर हमारे को देखने को मिलती है। 1-2 दिन पहले यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं उसको, बहुत लंबी थी, जहरीली। सांप तो यहाँ से पार्क से निकल के जाते हैं, उसको वो उसका मेरे को मैं बोल नहीं सकता वो कहाँ से आई है, लेकिन थी तो सही, बहुत लंबी थी। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर आए दिन होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए CRPF और इलाके की जनता ने मिलकर एक मीटिंग की। इसमें स्टेशन इंचार्ज विनोद ने लोगों को जागरूक किया, साथ ही स्टेशन पर स्टंट करने, वीडियो बनाने और इस तरह की कोई भी हरकत न करने की सलाह दी ताकि रेल हादसे न हो। उन्होंने कहा कि पब्लिक को जागरूक होना होगा क्योंकि पुलिस को जनता का साथ मिलना ज़रूरी है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि पब्लिक हमारा साथ दे क्राइम को रोकने के लिए, और रेलवे ट्रैक पे कोई ना जाए उसके लिए हमारा पब्लिक को साथ दे। इसलिए हम पब्लिक को थोड़ा जागरूक करने के लिए, और ये है कि जैसे हम किसी को थोड़ा सा कुछ बता पाते हैं तो पब्लिक के बीच में आके हमें बताना पड़ता है, तो हम 2-4 लोगों को ही बता पाते हैं। तो इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें रेलवे के बारे में, और मतलब अनऑथराइज वहाँ पे रेल ट्रैक पे नहीं जाएं क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है अब के साल का कि हम बता नहीं सकते आपको, इतनी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। ट्रैक पे जाते हैं, ट्रेन के आगे जाकर के वीडियो बनाना कितना गलत बात है। हादसा हो जाता, पुलिस परेशान, लोकल के लोग परेशान। दूसरी बात, चलती ट्रेनों में से बहुत से उतरते स्टंट करने के चक्कर में, ये कितना गलत है। तीसरी बात, बेफालतू में ट्रेन की पटरियाँ नापना, पतंगे लूटना बच्चों का, जो पतंगों का टाइम आता है अगस्त के टाइम में, पतंगे लूटना, घूमना, और रात में कोई ना कोई हादसा भी हो जाता है। यहाँ से लेकर विवेक विहार तक जो ट्रैक है वहाँ पर असामाजिक तत्व भी अपनी शरारत करते हैं, जिसमें कई दफ़े तो क्राइम करके इधर को भागते हैं। तो लोग पहले तो यही समझते थे कि हमारे इधर के लोग करते हैं, लेकिन वो बाहरी लोग होते हैं। तो उसमें हम सभी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। जैसी भी जानकारी हमारे पास आती है या सूद साहब के पास आती है
तो पुलिस से और हमारा टाई अप तालमेल रहना जरूरी है। हाँ, प्लेटफार्म के ऊपर ऐसा सामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, कोई चोरियाँ करता हुआ, इसमें पब्लिक को भी और पुलिस को भी परेशानी होती है। पर जिस पब्लिक का आदमी का नुकसान होता है उसको काफ़ी उसको प्रताड़ित होना पड़ता है। बांध को आदमी किस काम के लिए जा रहा है, किसी की जेब कट जाती है, कोई सामान उठा के भाग जाता है, तो जिसका सामान चोरी हो उसको क्या लगती है, नुकसान उसका होता है। पब्लिक अगर हम सहयोग करती है, पब्लिक उसके सहयोग से ही हम कुछ कर सकते हैं। आम लोग होते हैं, अगर वही नहीं समझेंगे, वही एग्रेसिव हो जाएंगे, तो पुलिस को भी ऑल द टाइम एग्रेसिव रहना पड़ेगा उनके साथ। अगर वो आपको कोई रूल रेगुलेशन बता रहे हैं और आप नहीं मान रहे उनको, तो ये तो फिर वो तो फिर अपना गुस्सा दिखाएंगे, वो तो जायज़ है। मैम, मेरा मानना ये है कि जो हमारी पुलिस है वो ऑल द टाइम दिखती है हमको, जाते हुए आते हुए देखती हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। जो मिसबिहेवियर दिखते हैं लोग, उनको भी बोलती हैं। एंड कई बार उन्होंने हमें ये भी बोला है कि आप लोग ध्यान रखिए कि कोई किसी के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो वो हमारा साथ देती है। बट द थिंग इज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लोग एग्रेसिव हो जाते हैं अगर कोई किसी को कुछ बोलता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। लोग यहाँ भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ घूमने फिरने भी आते हैं। आने वाले पर्यटक अपने मन के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। ऐसे में यहाँ की महापंचायत ने यहाँ आने वाले लोगों को हिदायत दी है कि वे छोटे कपड़े ना पहने। ऐसे में लोगों का कहना है कि ये काफ़ी अच्छा फैसला है। पंडित यशपाल महाराज ने भी इस फैसले की सराहना की है। महिलाओं को जो है कपड़े जो है सूट सलवार ही पहनकर आने चाहिए, जीन्स टॉप चलेगा, बट जो है मिनी स्कर्ट्स वगैरह है वो मंदिर में नहीं चलेगा। और मंदिर को जो है उन्हें, क्योंकि यहाँ की जो है भूमि है वो देवभूमि है, यानी लोगों को जो है अपने भगवान के दर्शनों के हिसाब से ही आना चाहिए और अपना रहन सहन और पहनावा देखकर ही आना। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ऐसी जगह पे आप पिकनिक के लिए ना जाएं, देव स्थान पे जाते हैं, देवताओं जैसी वेशभूषा बना करके जाएं। भाई वेशभूषा का बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपके पहनने पे ऐतराज़ है, लेकिन आप देव स्थानों पे जाएं तो अच्छे वस्त्र पहन करके जाएं, ताकि आप स्वयं देव रूप लगें, आप लगें कि हाँ वास्तव में तीर्थ यात्रा पे आए हैं, पिकनिक पे नहीं आए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार चाहती है कि जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं वो धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वो छोटे कपड़े ना पहने, इस पे सरकार बैन लगाना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ये फैसला अच्छा है और बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। और ये बहुत ही दुख होता है कि भगवान जो सबसे बड़े हैं उनके सामने भी हम ये नहीं देखते कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। गीले बाल होते हैं जैसे कि लेडीज़ के, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो कहीं ना कहीं संस्कृति के खिलाफ होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रॉपर कपड़े पहनेंगे, सर ढकेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।